हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। आज हम करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था वही करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? 1 नंबर में हमेशा ट्रू और फॉल्स आता है। 12 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स आता है, जिसमें आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। देखो इतना ईजी, लेकिन बस ट्रू और फॉल्स बताने से नहीं होता है, उसके संग आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि ये ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। ठीक है। और आप सबको पता है ना एग्जाम पैटर्न क्या है, वो पता है ना, मैंने पहले भी बताया। जैसे 6 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स इच, 20 मार्क्स इच, मतलब आप करेंगे 120 मार्क्स का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और 2 से लेके 6 में एनी 4 करना होता है। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन करोगे तो 100 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें पहला क्वेश्चन रहता है ट्रू और फॉल्स का 12 मार्क्स का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको बताना है कि ट्रू है, फॉल्स है, क्या है और क्यों है वो भी। चलो स्टार्ट करते हैं। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप बताओ। ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने मनी स्पेंड किया है टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। वर्किंग एक्सपेंस मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया। एक बार हमने कुछ पैसा लगाया, कुछ खर्चा किया हमने, ताकि हमारा डेली का एक्सपेंस रिड्यूस हो जाए। मान लो सपोज मैंने पेपर फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें मैं पेपर हाथ से कट करता हूँ मैं पेपर, मेरा पेपर फैक्ट्री है। मैंने 100 वर्कर लगा दिया, डेली उनको मैं एक दिन का रोजी देता हूँ 1000 रुपया, 100 वर्कर लगा दिया। अब मैंने क्या किया, उस काम को करने के लिए मैंने एक मशीन खरीद लिया 50,000 में, जो मुझे 5 साल बेनिफिट देगा, 5 years बेनिफिट। अब मेरे को बताओ कि इससे मेरा डे टू डे एक्सपेंस रिड्यूस हुआ, डेली वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हुआ, 1000 रुपये का खर्चा रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक मशीन खरीद लिया, वही मेरे को 5 साल तक पेपर कट करके देगा। तो कितना साल तक बेनिफिट हुआ? 5 साल। तो ये मेरा क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट आपको 1 साल में ही मिल जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट ईयर टू ईयर्स मिलते जाता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। तो आपको क्या लिखना है? नो, द मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज कंसीडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको लिखना पहले फॉल्स, फिर द मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज कंसीडर एज लॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट। क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे, फिर लिखोगे द मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट। समझे? अब क्या है दूसरा? ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। एक बात बताओ मेरे को, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? कैश और क्रेडिट, विच वन? हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज। तो क्वेश्चन में भी क्या बोला है? क्रेडिट परचेज। ठीक है, लेकिन इसमें हम कौन सा क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। गुड्स मतलब मेरा मान लो मेडिसिन का बिजनेस है, मान लो मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, तो मैं कौन सा परचेज रिकॉर्ड करूंगा परचेज बुक में? सिर्फ मेडिसिन परचेजेस। क्या मैं फर्नीचर परचेज करूंगा वो रिकॉर्ड करूंगा परचेज बुक में? नहीं, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है, वो भी गुड्स से रिलेटेड। अब मेरा बिजनेस में गुड्स क्या हुआ? मेडिसिन। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या फिक्स एसेट? नहीं। तो इसमें क्या बोला है? ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो क्या है ये? फॉल्स है। ओनली ट्रांजैक्शन, अब आपको आंसर क्या लिखना है? ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन purchase of goods on credit are recorded in purchase book। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, ऐसा नहीं कि अलग से मैं बता रहा हूँ कुछ, क्वेश्चन में ही आंसर। इतना इजी है, ट्रू और फॉल्स तो सबसे इजी है। और एक बात याद रखना, प्राय मैक्सिमम आंसर आपका फॉल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रू में क्या होगा? ट्रू में मान लो ये सपोज ऐसा लिखा हुआ था, ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स, मान लो फॉर एग्जांपल आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक,
तब क्या लिखोगे, हाँ ट्रू है, बिकॉज ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड ऑलवेज इन परचेज बुक, बस इतना ही लिखोगे तो क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। इसलिए उन लोग क्या करेंगे, हमेशा फॉल्स देंगे ताकि आप रीजन दो। अब आपने रीजन दिया ना, नो द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आर ओनली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, बस इतना लिख दिया, 2 मार्क्स आपके पॉकेट में, ठीक है। अब आ गया, अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज टर्म्ड एज लायबिलिटी। क्या बोल रहा है, अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सस्टेनेबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी। बोल रहा है कि ये लायबिलिटी होता है, तो ये फॉल्स है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, माना हमने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्या है, ऑफ अनसर्टेन अमाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, रिलायबली भी मेजर हो सकते हैं, तो ये क्या है अपना, बोलता है कि लायबिलिटी, ये लायबिलिटी नहीं, ये प्रोविजन है। अनसर्टेन अमाउंट है इसलिए प्रोविजन बनेगा इसका। देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज प्रोविजन नॉट लायबिलिटी, समझा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, माना मैंने, लायबिलिटी का भी डेफिनेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होता है, लेकिन अनसर्टेन अमाउंट बोल दिया। अनसर्टेन अमाउंट बोलते ही आपको लिखना है इट इज अ प्रोविजन एंड नॉट लायबिलिटी, समझा। अब बोलता है नॉमिनल अकाउंट आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बाप रे, ये तो सबसे गलत है। हर एक जर्नल एंट्री का, हमें पता है हर एक जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट 2 पहलू होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये बोलता है बंदा कि नॉमिनल अकाउंट्स के सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, ऐसा हो ही नहीं सकता। जर्नल एंट्री हमेशा डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो नॉमिनल अकाउंट भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा, तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स। देखो अभी तक एक भी ट्रू आया क्या, नहीं, मैक्सिमम 2 ट्रू आ सकता है, मैक्सिमम 1 या 2 मैक्सिमम। अगर आपको पेपर वर्स बनना है तब सारा ट्रू का ट्रू देगा, लेकिन वो तो सबसे इजी पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर वर्ड्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि बच्चा को हमेशा लगेगा कि सारा फॉल्स ही होता है। अब ट्रू 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 आने लगे तो बच्चा को डर लगने लगेगा कि भाई मेरा आंसर सही है क्या गलत, तो वो जानबूझ के फॉल्स लिख के आ जाएगा, तब वहां पे उसका गलती हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो लग रहा है वही आंसर करो, जो सही होना चाहिए वही करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमेशा फॉल्स ही बनता है, ट्रू बहुत कम बनता है, 1 या 2। इसमें भी अभी तक देखो नहीं आया, अब 2 क्वेश्चन और बचा है, उसमें से ज्यादा 1 ट्रू आने वाला है। वाइंडिंग ऑफ एलएलपी में भी, अब वो बोले कि सर आप तो देख के आए पेपर, ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी खुद बैठा हूँ पेपर सॉल्व करने आपके साथ में सॉल्व करेंगे, एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे। वाइंडिंग ऑफ एलएलपी मे बी इनिशिएटेड बाय ट्रिब्यूनल इफ एलएलपी हैज फेल्ड टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एलएलपी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स विद द रजिस्टर। अब ये मेरे को बताओ, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है क्या? इन्होंने क्या किया, लॉ का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, लॉ का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, समझे। इन्होंने क्या किया, लॉ का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है क्या? नहीं, लेकिन आपने लॉ भी पढ़ रखा है, लॉ में एलएलपी का है ना कि मोर देन 5 ईयर्स होना चाहिए, मोर देन 5 ईयर्स तभी होगा। देखो इसलिए क्या है, अकाउंट के संग थोड़ा थोड़ा लॉ का भी ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम से पहले लॉ, अकाउंट्स के एग्जाम से पहले लॉ पढ़ के जाओ, नहीं, लेकिन आप जब रिवीजन करोगे, जो आप पहले से रिवीजन करते हो, एग्जाम से बहुत पहले से रिवीजन चालू होता है ना, तब तो कुछ कुछ पढ़ोगे लॉ का, तो कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा भी याद आएगा, तो उस तरह से मार्क्स बना सकते हो। ये मैं मानता हूँ बच्चों, ये मैं मानता हूँ कि लॉ का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी अकाउंट से क्वेश्चन नहीं है, लॉ से, लेकिन आपका एक पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर भी है ना, वहां से उठाया है इन्होंने, समझा, वो कंसिडर करके उठाया है इन्होंने। तो ये 5 ईयर्स होना चाहिए, इन्होंने 3 बोला है, इसलिए फॉल्स है। अब फिर से एज पर सेक्शन, जैसे ये भी कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन है, लेकिन आपका कंपनी का कंपनी अकाउंट है ना, कंपनी फाइनल अकाउंट बनाते हो, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में भी दिखेगा, प्राय एग्जाम में 6 नंबर में आता है कंपनी अकाउंट, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बना है, इसलिए हम कंपनी अकाउंट को भी नहीं छोड़ सकते। कितने बच्चे होते हैं कि बोलते हैं मैं पार्टनरशिप या कंपनी से एक ही करके जाऊंगा, किसी को कंपनी इजी लगता है, किसी को पार्टनरशिप इजी लगता है, दो में से एक ही करके जाऊंगा। देखो ट्रू और फॉल्स पार्टनरशिप से भी बना है, कंपनी से भी बना है, 2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो कोई सा भी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आप ऑप्शन मत बना के जाओ, क्वेश्चन आएगा तब उसमें से आप चूज कर पाओ, उसको बोलते हैं ऑप्शन। अब खुद से सोच के जाओगे कि मैं ये नहीं करके जाऊंगा, तो सारा क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गया, फिर ऑप्शन कहाँ बचा। अब आओ, एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 113, अ कंपनी मे यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ इट्स प्रीमियर एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, क्या बोल रहे हैं, कंपनी मे यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ प्रीमियर एक्सपेंसेस। ट्रू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के यूजेस पता है ना आपको, उसमें से एक यूजेस क्या है, प्रीमियर एक्सपेंस को राइट ऑफ करना, तो ये ट्रू है, तो बस आपको ये लिखना है ट्रू। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट, यस अ कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ इट्स प्रीमियर एक्सपेंसेस। क्या लिखना है, यस एज
पर सेक्शन 52 ट्रू लिख दिया यहाँ पे, ट्रू। फिर एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट द कंपनी कैन यूटिलाइज, में यूटिलाइज। देखो क्वेश्चन में ही लिखना है, इसलिए ट्रू का नहीं बनता है, क्वेश्चन ही पूरा छाप देना है, समझा। अब ये व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन मेन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब का थ्योरी पोर्शन, ये आप रट के चल जाना। थ्योरी, एक थ्योरी आता है 4 मार्क्स का, देखो 4 मार्क्स का थ्योरी बनाना, तो थ्योरी आप बुक से करके चल जाना। यहाँ पे मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज, इशूड बाय एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी लिख सकते हो आप। इसी ने इशू करता है, ऐसे ही हमारे ही बॉडी ने इशू करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन एंड एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों यूज होता है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और एडवांटेज क्या है, टू रिड्यूस रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेशन, ठीक है। अब लिमिटेशन भी देखो, हर एक चीज का ना फायदा और बेफायदा दोनों तरह, हर एक चीज का दो पहलू है। इसका लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइसेस और ओवरराइड भी हो सकता है। ये सब चीज इंड एस में ठीक किया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस जब फाइनल्स में पढ़ोगे उसमें ठीक किया गया, लेकिन उसके भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, हर एक चीज के लिमिटेशंस होते हैं। हाँ, तो ये हो गया 12 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, दोनों हमने कर लिया। अब 1 का सी, अब क्या बोलते हैं, मिस्टर विजय हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। अब आपको क्या करना है, जनरलाइज द सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जनरल एंट्री के क्वेश्चन बने हैं। देखो तो 1 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन बना, 1 का ए ट्रू और फॉल्स, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स ही आएगा। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 into 12 12 मार्क्स का आएंगे। फिर 1 का भी हमेशा थ्योरी आते हैं। 1 का सी में क्या क्या आ सकता है, जनरल एंट्री, लेजर आ सकता है, लेस चांस है, ट्रायल बैलेंस आ सकता है, सब्सिडरी बुक्स आ सकता है, ये सब आ सकता है, ठीक है 1 के सी में। अब 1 के सी देखते हैं। अब क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रामसन, परचेज गुड फ्रॉम रामसन 20,000 का एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड जीएसटी, देखो जीएसटी के संग है, जीएसटी एंड सीजीएसटी 9% ईच। 10,000 was paid immediately and balance is payable after 2 months। देखो इसमें 2 जनरल एंट्री, पहले तो परचेज किया हमने रामसन से, तो परचेज लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, परचेज किया हमने, तो ये सही है। परचेज किससे किया, रामसन से। हमने क्या किया, 10,000 वाज पेड इमीडिएटली, मतलब तुरंत पैसा दे दिया, तुरंत दिया तो मतलब बैंक या कैश, उसमें बोला नहीं है तो बैंक मान के चलो, तुरंत पैसा दे दिया, तो 10,000 तुरंत गया और बचा हुआ टू रामसन, रामसन अकाउंट, ठीक है। अभी कितना बचा हुआ वो देखते हैं। उसके बाद को बताओ, जब भी परचेज करोगे तो कौन सा जीएसटी आएगा, इनपुट, इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेज में तो इनपुट लगता है। जब सेल करोगे, सेल क्या मतलब गया, आउटपुट, इसलिए परचेज मतलब इनपुट, मैंने इन किया, इन आजा मेरे भाई आजा, इन इनपुट, तो इनपुट देखो क्वेश्चन में पहले से बोला सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखो परचेज कितना किया हमने, 20,000 का, 20,000 का परचेज किया, ये सही है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो कितना का ट्रेड डिस्काउंट लिया, 2,000 का। 20,000 में 10,000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 2,000।
अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड होता है? नहीं, हमेशा कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। मैंने ये परचेज बुक में भी पढ़ा है, ये जर्नल एंट्री में भी पढ़ा है कि हमेशा अपना कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर एवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा परचेज? 18,000। अब 9% आपको वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 9% कैलकुलेट करो कितना होता है 18,000 के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद ही कैलकुलेट होगा हमेशा, समझे? तो ये 1620 अब कितना हो गया 18,000 प्लस 1620 प्लस 18,000 21,240 हो गया। 21,240 में 10,000 का हमने बैंक पेमेंट किया, ये 10,000 इधर नहीं आएगा, 10,000 हमने तुरंत इमीडिएटली पे किया ना, 10,000 इधर जाएगा, तो कितना बचा 11,240। बस इतना को आराम से हमको क्रेडिट करना है, ये समझा? देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया, परचेज किया, हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया, मान लो रामसन से परचेज किया 20,000 का। अब हमने बोला कि भाई रामसन 20,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, कुछ तो डिस्काउंट दे दे भाई, कुछ तो डिस्काउंट दे। तो उसने हमने क्या किया 10% का डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएटली, तुरंत। ट्रेड डिस्काउंट तुरंत ही मिलता है। तो अब एक बात बताओ, मेरे लिए तो कितना का खर्चा हुआ, मेरे लिए कितना का खर्चा हुआ? उसने 20,000 का गुड्स, उसने 20,000 का बोल रहा था कि ये गुड्स 20,000 का है, लेकिन मैंने कुछ बोला कि डिस्काउंट दे। तो हम मार्केट में मान लो खरीदने जाते हैं अमेजन में, अमेजन में देखते हैं कि वो 199 का है, लेकिन सेल है अभी 50% का, तो ये कितना का हो गया 999। तो मेरा खर्चा कितना हुआ? बस 999। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। उसी तरह मेरा 20,000 में 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो कितना का हो गया ये 18,000। तो 18,000 किया हमने। अब जीएसटी किस में लगेगा? नेट परचेज में। जीएसटी हमेशा नेट परचेज में लगता है, तो नेट परचेज में हमने 9% का इनपुट सीजीएसटी, 9% का इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्यों लिया हमने? क्योंकि परचेज में हमेशा इनपुट लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, हम क्रेडिट करेंगे, किससे परचेज किया? रामसन से, तो रामसन को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, बोला कि 10,000 तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया, 10,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिया, तो इमीडिएटली पे कर देंगे, तो बैंक से 10,000 पे किया, अब बचा हुआ को रामसन से क्रेडिट कर दिया, बस। अब दूसरा, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 were withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST. क्या किया हमने? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 were withdrawn for personal use. जब भी पर्सनल यूज आएगा, आंख नीच के ड्रॉइंग्स को डेबिट करना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब हमने परचेज किया, तो परचेज मतलब विड्रॉ किया, गुड्स को विड्रॉ किया, तो परचेज क्रेडिट होगा 10,000 से, ठीक है। परचेज क्रेडिट हुआ 10,000 से। अब परचेज में हमने क्या कहता है, जब भी परचेज किया हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया, तो हम गुड्स विड्रॉ भी करेंगे तब सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगेगा। इसको इनपुट ही बोल सकते हो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। कितना लगेगा? 9%। दो 900 ही है, टू इनपुट एसजीएसटी 900, ये हो जाएगा पर 11,800। समझा? क्या था? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज बोलेंगे तो क्या आएगा डेबिट में? ड्रॉइंग्स, तो डेबिट हुआ। अब उन्हें गुड्स को विड्रॉ किया, गुड्स को विड्रॉ किया तो आएगा परचेज। अब मेरे को बताओ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि जब हमने परचेज किया था ना, तो हमने जीएसटी भी पे किया था। अब हम परचेज को विड्रॉ कर रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी जाएगा अब हमारे बुक से, क्योंकि हमने गुड्स को विड्रॉ कर लिया। बाकी ये चीज आपको जब जीएसटी पढ़ोगे तब समझेगा, समझा? परचेज मशीनरी फॉर 52,500 इंक्लूडिंग आईजीएसटी बाई पेइंग अ चेक टू सप्लायर, मतलब हमने तुरंत पेमेंट भी कर दिया। तब क्या करेंगे, मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना का 52, रुको, टू बैंक अकाउंट, ये होगा 52,500। क्यों? देखो यहाँ पे क्या लिखा, परचेज मशीनरी फॉर ₹52,500 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो क्या है, देखो पहले यहाँ पे समझो।
एक मिनट रुक जाओ। ये तो मिला, लेकिन ये बड़ा कैसे होगा? सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, यहाँ पे देखो, देखो परचेज मशीनरी, देखो परचेज क्या हुआ, परचेज मशीनरी फॉर ₹52,500 इंक्लूडिंग आईजीएसटी, इंक्लूडिंग आईजीएसटी एट द रेट 5% बाय इश्यूइंग अ चेक टू सप्लायर। क्या बोला है हमने? 52,500 का एक मशीनरी परचेज किया है इंक्लूडिंग आईजीएसटी, मतलब ये मशीनरी मान लो मेरा 100 रुपया का मशीनरी है, इसमें 5% का जीएसटी हुआ, तो ये क्या हुआ? 105। तो हमने क्या बोला है कि मशीनरी परचेज किया 105 इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब मशीनरी कितना का है? 100 रुपया का। उसी तरह ये हमारा 52,500 का है, तो 52,500 कितना हुआ? 105% हुआ, डिवाइड बाई 105% करेंगे तो कितना आएगा? 100। इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हो, 100 का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन 105 का वैल्यू हमें पता है, 52,500। अब क्या करोगे? 52,500 इंटू 100 और 105 को डिवाइड करोगे। जस्ट यूनिटरी मेथड जो आप बच्चों में करते थे ना, वही है। $52,500 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, 50,000 आने वाला है। तो ये अपना कितना हो गया? 50,000 का मशीनरी परचेज किया हमने। मशीनरी कितना का हुआ? 50,000 का, और इनपुट आईजीएसटी कितना हो गया? 2,500। समझा? अब देखो दूसरा, गुड कॉस्टिंग, रुको वापिस से पेज लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। इसमें थोड़ा इजी आने लगे था ना, इसलिए मैंने वापस से पेज लिया। देखो इसमें वापस अच्छे से आ रहा है। अब क्या? गुड्स कॉस्टिंग 3,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वे रिटर्न टू विनोद, वे रिटर्न टू विनोद, सच गुड्स वेर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब क्या किया हमने? गुड्स को रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न हुआ, किसको किया? विनोद। तो विनोद डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या है? विनोद इज द रिसीवर, विनोद पर्सनल अकाउंट है और विनोद इज द रिसीवर, तो इसको डेबिट करेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट। टू किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज रिटर्न। ये समझा? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग 3,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट मतलब 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 27 हो जाएगा। 3,000 का गुड्स बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 300 का, तो कितना हो जाएगा? 3,000 माइनस 300, 2,700। अब इसमें क्या हुआ था? जब हमने परचेज किया था ना, तब हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दिया था। अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग्स में रिटर्न किया हमने, ड्राइंग्स में मतलब परचेज को क्रेडिट किया, उसी तरह जब हम रिटर्न करेंगे तो हम जीएसटी भी रिटर्न कर देंगे। तो इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा।
जिस तरह से आप सेल करते हो तो सेल को क्रेडिट करते हो और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट करते हो, उसी तरह जब हम रिटर्न करेंगे तो जब हम परचेज किया तो कुछ इनपुट दिया था जीएसटी, अब वो गुड्स ही नहीं रहा। मान लो मैंने अमेजन से 2500 का कोई सामान मंगाया, इसमें हमने 10% जीएसटी दिया, सपोज फॉर एग्जांपल 10% जीएसटी दिया, तो 250 का जीएसटी दिया, हमारे लिए कितना हुआ 2500 प्लस 250 2750 हुआ। अब आप अमेजन को वो गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो अमेजन आपको कितना पे करेगा 2500 या फिर 2500 प्लस 250 भी पे करेगा। आप छोड़ोगे क्या, बोलोगे मैं क्या करूँ, जीएसटी तूने लिया था तो अब तो मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, जीएसटी भी रिटर्न कर भाई। तो उस तरह से तो जीएसटी को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, समझा। अब 2700 इंटू 9% कितना होता है 243। यहाँ पे 243 ये 243 ये, तो विनोद कितना से डेबिट होगा, देख लो विनोद आपका डेबिट होगा 3186, देखो 2700 243 243, समझा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 20 मार्क्स का पेपर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में मेनली आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है क्वेश्चन नंबर 2 में, और 2 के बी में डिपेंड करता है। इस बार देखते क्या है, इस बार 2 के बी का है, देखो 2 का बी में है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो वो डिपेंड करता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि 2 का बी में क्या आएगा, कभी डिप्रिसिएशन से, कभी दूसरे चैप्टर से, बिल ऑफ एक्सचेंज से भी आ जाता है। तो इस तरह से 2 का बी तो नहीं बोल सकते, कमिट नहीं कर सकते। अब क्या है, मिस्टर एज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 डिड नॉट एग्री एंड ही रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर ही इंगेज द सर्विस ऑफ एन अकाउंटेंट who offered a close scrutiny of books of account for the year. Observe the following errors. देखो हमने क्या किया, हमने 31 मार्च 2025 को ट्रायल बैलेंस बनाया, जिसमें बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड ही रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमने क्या किया, बैलेंस हमारा मैच नहीं किया और डिफरेंस हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख के छोड़ दिया, डिफरेंस को हमने एक्सपेंस मान के छोड़ दिया, बट वो सही था नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अकाउंटेंट आया, उसने बोला कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मैच नहीं हुआ, कुछ कुछ डिफरेंस था, कुछ एरर्स था, तो एरर को हमने आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाई किए, जब आइडेंटिफाई होता है तो रेक्टिफाई भी होता है, तो कुछ रेक्टिफिकेशन करना है। अब क्या, गुड्स वर्थ 5000 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। हमने क्या किया, हमने 5000 का गुड्स डिस्पैच किया, सेल किया मतलब, लेकिन उसका कुछ इनवॉइस नहीं बना था तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, सेल का एंट्री क्या मारते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट, तो कस्टमर को डेबिट करेंगे कितना से 5000, लेकिन क्रेडिट किसको करना था, सेल्स को, हमने नहीं किया। अब नेक्स्ट ईयर में ना प्रॉफिट लॉस का जितना भी आइटम होगा उसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल के नाम से नहीं। प्रॉफिट लॉस के जितने भी आइटम होंगे ना उसको इनकम या फिर एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको पीएल एडजस्टमेंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, समझा। अब उसके बाद सेकंड क्या, 3000 ड्यू टू मिस्टर एक्स वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। क्या हुआ, 3000 हमें ड्यू था मिस्टर एक्स को, जो हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस में लेना छूट गया, मिस्टर एक्स को ड्यू था जो ट्रायल बैलेंस में लेना छूट गया। तो हमने क्या किया था, अब हम मिस्टर एक्स को क्रेडिट करेंगे 3000। अब जिसका कोई भी नहीं है उसका क्या आएगा, हमेशा सस्पेंस अकाउंट, जो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या क्या, हमें मिस्टर एक्स को कुछ पैसा देना था, ड्यू टू मिस्टर एक्स बोला है, ड्यू टू मिस्टर एक्स, ड्यू मतलब हमें मिस्टर एक्स को कुछ पैसा देना था जो हमने लिखना छूट गया, तो हम लिख देंगे। अब हम मिस्टर एक्स को क्रेडिट करेंगे, अब क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसी को तो करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम है, तो जिसका कोई भी नहीं उसका हमेशा सस्पेंस अकाउंट है। वेजेस ऑफ 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी वेयर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हमने क्या किया, हमने 5000 मशीनरी परचेज के लिए 5000 रुपया हमने दिया, जिसको हमने डेबिट कर दिया किसमें, वेजेस अकाउंट में। एक बात बताओ, मशीनरी परचेज करते हुए कुछ भी वेजेस लगेगा वो अपना क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हमने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, तो गलत है। तो हमें क्या क्रेडिट डेबिट करना था, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे
5,000 से। क्रेडिट हमें किसने करना, हमें क्या कर दिया, हमने वेजेस को डेबिट किया, हमने एंट्री क्या मार दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमें एंट्री क्या मारना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, मशीनरी। हमें डेबिट किसको नहीं करना था, वेजेस को, तो हम क्या करेंगे, वेजेस को क्रेडिट। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर बना रहे हैं, तो वेजेस की जगह, वेजेस जैसे पीएल का पार्ट है, तो वेजेस की जगह प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझा। अब उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर आर फॉर 20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। हमने मिस्टर आर से कुछ गुड्स परचेज किया जिसने हमें रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, परचेज की जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। देखो कितना इजी है, 20,000 का। और किससे किया, किससे परचेज किया, आर से। आर क्या, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मिस्टर आर को क्रेडिट करेंगे कितना से, 20,000। कैश पेमेंट ऑफ 5,000 टू मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या हुआ, हमें मिस्टर सी को हमने कुछ पेमेंट किया, तो हमें एंट्री करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 5,000 5,000। बट हमने एंट्री क्या किया बताया, हमने एंट्री किया टू मिस्टर सी 5,000, डेबिट हम करना छोड़ दिए। तो हम डेबिट क्या करेंगे अब, देखो रुको रुको रुको, कुछ तो गलती हो गई। हाँ कहाँ गया, हाँ अच्छा सॉरी, ये हमारा एंट्री गलती हो गई। कैश पेमेंट बोला ना, कैश पेमेंट टू मिस्टर सी, तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होना चाहिए था 5,000 का, 5,000 का। बट हमने एंट्री क्या मारा बताया, टू कैश 5,000, ये हमने सही मारा। लेकिन हमने क्रेडिट किसको कर दिया, मिस्टर सी को, बट पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो हमने मिस्टर सी को ही क्रेडिट कर दिया। अब क्या करना है, हमें मिस्टर सी को डेबिट करना था, हम डेबिट करेंगे। हमें मिस्टर सी को क्रेडिट नहीं करना था, तो हम क्या कर देंगे, वापस से डेबिट करके इसको ठीक करेंगे। 5,000 5,000। अब जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, टू सस्पेंस 10,000। समझा। अब परचेज ऑफ 15,390 वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 15,930। हमने क्या किया, परचेज को हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज की जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो ये वापस मैं प्यार से समझ, हमें एंट्री क्या करना था, परचेज अकाउंट डेबिट 15,390 टू कैश अकाउंट 15,390। हमने एंट्री क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने एंट्री सही किया, ऐसा नहीं कि एंट्री गलत किया, लेकिन 15,930 सॉरी 15,390 यहाँ पे हमने सही किया। कैश को हमने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन परचेज को हमने क्या किया, 15,930 ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। अब हमको ठीक करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हमने परचेज को ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो हम परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू पीएल इंटेल एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेबिट किस करेंगे, सस्पेंस, जिसका कोई नहीं है उसका सस्पेंस है। 15,930 और 15,390 का डिफरेंस कितना होता है, 540, तो हम 540 से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब गुड्स वर्थ 16,000 were sent on sale or return basis to customer and entered in sales book. At the close of the year, customer still had option of return of goods. Gross profit margin. रुको इसको लास्ट में करते हैं। अभी कर लेते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, दो ही क्वेश्चन बचा था। क्या लिखा है, गुड्स वर्थ 16,000 were sent on sale और रिटर्न बेसिस। मतलब हमने याद है, हमने बोला कि भाई अगर तू खरीदेगा तो खरीद लेना, नहीं खरीदेगा तो मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक, लेकिन मैंने सेल्स बुक में एंटर कर दिया, ठीक है। गुड्स वर्थ हमने 16,000 उसको सेंड किया और हमने सेल्स बुक में तुरंत एंट्री कर ली। एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, मतलब कस्टमर के पास आज भी ऑप्शन है गुड्स रिटर्न करने का। तो हमने पहले एंट्री क्या मार दिया, हमने मार दिया कस्टमर अकाउंट डेबिट
16,000, 16,000 नहीं, 16,000 प्लस 25% ऑन सेल, मतलब 20% ऑन कॉस्ट हो गया। तो हमने एंट्री क्या मारा था, करेक्ट, हमने एंट्री क्या मारा था, कस्टमर अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल्स 16,000, हमने ये एंट्री मार के रख दिया था। अरे करेक्ट, हमने ये एंट्री मार के रख दिया था, ठीक है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000 16,000। अब क्या हुआ, 31 मार्च को वो गुड्स आज भी कस्टमर के पास है और कस्टमर वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है, कस्टमर चाहे तो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। तो हमारे ये सेल्स नहीं हुआ, तो हम वापस क्या रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हम वापस लेके आएंगे। आज भी मेरा स्टॉक हो गया ना, हमने क्या किया, हमने सेल्स दिखा दिया और स्टॉक चला गया हमारे बुक से, ये हमने दिखाया, लेकिन वो हमारा आज भी स्टॉक है। क्यों, क्योंकि कस्टमर के पास आज भी गुड्स रिटर्न करने का ऑप्शन है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट, हमने कस्टमर को कितना से डेबिट किया था, 16,000 से, तो हम 16,000 से कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री गलत है, क्यों, क्योंकि कस्टमर के पास आज भी ऑप्शन है, कस्टमर चाहे तो आज भी गुड्स रिटर्न कर सकता है, इसलिए कस्टमर को हम क्रेडिट कर देंगे वापस से। अब इन्वेंट्री को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो मेरा स्टॉक बन गया। हमने जब भी कस्टमर को सेल करते हैं ना, तो हम दिखाते कि इन्वेंट्री चला गया हमारे बुक से, लेकिन नहीं, हमारा इन्वेंट्री था इसलिए वापस लाए। अब हमने ये 16,000 का गुड्स है, 16,000 में हमने कस्टमर को बेचा, लेकिन गुड्स कितना का था, गुड्स था 12,000 का। कैसे, 16,000 में हमने कस्टमर को बेचा, इसमें 25% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो मतलब 75% का कॉस्ट है, 75% कॉस्ट है, 25% प्रॉफिट है। तो इन्वेंट्री किस में रिकॉर्ड होता है, हमेशा कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, तो कॉस्ट होगा 12,000, बचा हुआ क्या होगा, प्रॉफिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझा, देखो क्या हुआ ना, जब हमने गुड्स कस्टमर को दिया ना, तो उस टाइम क्या था, कस्टमर के पास ऑप्शन था, कस्टमर हैज एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, कस्टमर चाहता तो वो गुड्स को रिटर्न कर सकता था। तो हमने कस्टमर को बेचा 16,000 में, उस टाइम हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल्स अकाउंट 16,000, ये एंट्री मार के हमने छोड़ दिया, लेकिन हिसाब से ये एंट्री नहीं होना चाहिए था, हिसाब से ये एंट्री नहीं होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, 31 मार्च को कस्टमर के पास आज भी ऑप्शन है, चाहे कस्टमर गुड्स रिटर्न कर सकता है, तो हम ये मानेंगे कि कस्टमर को हमने कभी सेल ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, तो कस्टमर अकाउंट वापिस से क्रेडिट करेंगे 16,000 से। अब कस्टमर को जब हमने सेल नहीं किया, तो वो हमारा क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कितना होगा 12,000, क्यों, क्योंकि 16,000 तो सेल प्राइस है, इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर, तो ये 100% है, तो प्रॉफिट मेरा बोलता है 75% है, तो प्रॉफिट मेरा 4,000, 16,000 का 75%, तो बचा हुआ क्या है, कॉस्ट 12,000, जो डिफरेंस होगा वो होगा पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट रिकॉर्ड किया ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये सेल्स कहाँ गया, सेल्स क्या गया, तो हिसाब से जब हम कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस में देते हैं ना, तो हम एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते, तब हम रिकॉर्ड करते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट 16,000 टू इन्वेंट्री 14,000 12,000 टू पीएनएल 4,000। समझा, जब हम कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस में सेल करते हैं ना, तो हम ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअली सेल्स में भी ना यही एंट्री रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो इजीनेस के लिए हम दिखाते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझा, अब आ गया, रिटर्न टू अ क्रेडिटर 550 was entered in return inward book, however the creditor account was correctly posted। क्या बोलते हैं, रिटर्न टू क्रेडिटर was entered in return inward book, क्या हुआ, क्रेडिटर को रिटर्न किया, परचेज करते हैं तो क्रेडिटर को रिटर्न किया, क्रेडिटर क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर रिसीवर है, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था 550 टू परचेज रिटर्न 550। अब हमने क्या किया, हमने क्रेडिटर को डेबिट तो किया, हमने क्रेडिटर को सही रिकॉर्ड किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 550, लेकिन हमने परचेज रिटर्न की जगह हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, डेबिट 550। तो अब मेरे को बताओ, हमें
क्रेडिट किसको करना था, परचेज रिटर्न को, तो हम करेंगे परचेज रिटर्न का जगह आएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट है 550। अब सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया था, तो वो क्या होगा, वो भी क्रेडिट हो जाएगा, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट 550। अब दोनों क्रेडिट हो गया, जिसका कोई नहीं है उसका सस्पेंस 1100, बस खत्म। अब ये किसका है ये पता है, यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा देखो यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज किया था ना, मशीनरी परचेज किया था तो हमने मशीनरी को डेबिट नहीं किया था, मशीनरी को हमने डेबिट नहीं किया था, हमने वेजेस को डेबिट किया था, तो उतना का डिप्रिसिएशन चार्ज करना भी छूट गया। अब हमें मिस्टर ए डिप्रिसिएशन चार्ज करता है मशीनरी में, तो क्या करेंगे हम, डिप्रिसिएशन चार्ज करता है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 5000 का 10% कितना होगा, 500 500। अब डिप्रिसिएशन की जगह हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 500 टू मशीनरी 500, बस समझा। क्या हुआ था ना, जब हमने मशीनरी परचेज किया था तो हमने मशीनरी की जगह डेबिट किसको कहता है, वेजेस, तो उसमें मशीनरी में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते 10% का, तो जो वेजेस का अमाउंट था उसमें भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, छूट गया था जो लास्ट ईयर, तो इस बार हम चार्ज कर देंगे, बस डिप्रिसिएशन की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर हो रहा है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी का एक बचा हुआ क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करना, एग्जाम पास में आ रहा। ये वीडियो को एक बार, दो बार, बार बार सुनो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद से भी सॉल्व करो, खाली वीडियो सुनने से कुछ नहीं होने वाला। चलो धन्यवाद दोस्तों।